So, in today's class, we are going to talk about a very important event that has taken place recently, and that is about Bashar al Assad's rule and fall. So, it is a case study in authoritarianism, civil war, and geopolitics. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ना है कि बशार अल असद का राइज एंड फॉल किस तरह हुआ, और फिर हमें इससे क्या सबक मिलता है। ठीक है, अथॉरिटेरियनिज्म क्या है और हम इससे क्या सीख सकते हैं, क्या ये अच्छी चीज़ है, एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या जो है इसका फॉल जो है ये लाजमी है, चाहे वो बशार अल असद हो या कद्दाफी साहब हो या सदाम हुसैन हो, जो भी हो। ठीक है, जितने भी वो अथॉरिटेरियन स्टेट्स थे या रूलर्स थे, किस तरह उनका फॉल हुआ। ठीक, तो इसका अंजाम क्या होता है, सिविल वार जो है ये क्यों शुरू होता है, उसके वजूहात क्या होते हैं, और किस तरह सिविल वार को एक स्टेट जो है अवॉइड कर सकता है। इसी के साथ जियो पॉलिटिक्स जो है ये भी एक अहम किरदार अदा करता है आपके मुल्क के सियासत में, और आपके मुल्क की मईशत पर, और आपके जो है पूरे रूल में। सही, तो हम आज इस केस स्टडी से जो है सीखेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। इसको पाकिस्तान के साथ भी कंपेयर करेंगे, हम पाकिस्तान की आर्मी पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान की जो एक एक किस्म की अथॉरिटेरियन अप्रोच जो है, कि आवाज़ों को दबाना, ठीक, इंटरनेट को स्लो डाउन करना, और इसी तरह इंटरनेट को कभी कभार जो है मुकम्मल तौर पर बंद करना। इसी तरह पाकिस्तान में अब जो है हर दूसरे दिन एहतजाज होना, फिर उसमें लोगों का मरना। ठीक, तो क्या ये एक अच्छा रुख जो है या ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर सकता है, जैसा कि बांग्लादेश में हमने देखा। ठीक, कि 2018 से वहाँ पर छोटे मोटे एहतजाज होते रहे और उनको दबाया जाता रहा, और फिर इस दफ़ा आप लोगों ने देखा कि उनका जो पूरा रिजीम है, उसका जो पूरा हुकूमत है, वो मुकम्मल तौर पर चेंज हुआ। ठीक, तो क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या नहीं। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो तो जाहिरी बात है स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द आर्मीज, तो ऐसा मुमकिनात में नहीं हो सकता। और पाकिस्तान फाइनेंशियली जो है या इकोनॉमिकली इन ममालिक से बेहतर है। तो देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक, और एग्ज़ाम में फिर हम इसको किस तरह डिस्कस कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। अच्छा जी, सो बशार असद रूल एंड फॉल। डिक्टेटरशिप के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी गई है कि डिक्टेटरशिप इज़ द आर्ट ऑफ सप्रेसिंग डिसेंट बाय साइलेंसिंग द प्रेजेंट वाइल इग्नोरिंग द फ्यूचर। कि डिक्टेटरशिप में या अथॉरिटेरियनिज्म में या टोटलिटेरियनिज्म में आप क्या करते हैं, आप आवाज़ों को दबाते हैं, सिर्फ हाल में, मौजूदा वक़्त में अपनी हुकूमत, अपनी दहशत कायम रखने के लिए, लेकिन आप फ्यूचर भूल जाते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो भी बड़ा खतरनाक होगा। डिक्टेटरशिप के बारे में या डिक्टेटर्स के बारे में कहा जाता है कि वो आते भी बाय फोर्स हैं और निकाले भी जाते जो है फोर्स के जरिए हैं। दे मेंटेन दियर rule through force, and they are ousted by force, and sometimes they are even killed। कई दफा जो है इनको कत्ल कर दिया जाता है, कई दफा जो है इन डिक्टेटर्स को जो है जलावतन कर दिया जाता है। कई दफा जो है डिक्टेटर जो है, जो कि किसी कानून को नहीं मानता, किसी मुखालिफ आवाज़ को नहीं मानता, किसी जमहूरियत को नहीं मानता, उसूलों को नहीं मानता, सिर्फ इसको मानता है कि मैं ही मजाजी खुदा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक,
तो ये अपना फ्यूचर भूल जाता है। एनी हाउ, आज हम देखेंगे कि किस तरह से बशारुल असद राइज कर गया, ठीक है, और इसका पूरा खानदान किधर से आया, और अब जो हमने देखा कि इसका फॉल किस तरह हुआ। तो असद की जो फैमिली है उसने हुकूमत की सीरिया पर 4 डिकेट से भी ज्यादा, और ये एक अथॉरिटेरियन रिजीम था। इसके वालिद का नाम हाफिजुल असद। 1971 से लेकर 2000 तक उसने हुकूमत की। 2000 में जब उसकी फौदगी हुई तो उसका बेटा बशारुल असद आया और उसने हुकूमत संभाल ली। शुरू में तो यही देखा जाने लगा कि ये शहजादा जब आया तो अब ये चूंकि यंग है, बाहर मुल्कों में इसने तालीम की है, इसने वेस्ट को देखा है, तो ये डेमोक्रेसी लाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इज्जत देगा, ये रूल को इज्जत देगा, ये जस्टिस करेगा, ये इकोनॉमी बेहतर करेगा, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएगा, ये जो है जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है वो ख़त्म करेगा, ये डिसेंट जो मुखालिफ आवाज़ होती हैं, अपोजिशन की आवाज़ होती हैं, उसको भी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अपोजिट क्या हुआ? इट ही मैरिड अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज। ठीक। अब एज अ फेलियर क्या होता है? गवर्नेंस फेलियर, क्योंकि ये जाहिरी बात है आवाज़ें तब ज़्यादा उठती हैं जब आप जो है मिसमैनेजमेंट करते हो, आपका गवर्नेंस जो है ठीक नहीं होता। फिर बजाय इसके कि सेक्टेरियन जो सुन्नी शिया की लड़ाई है वो ख़त्म हो, इसने उसको और भी ज़्यादा हवा दे दी। ठीक है। जिसकी वजह से जो है इसका फॉल जो था ये इनएविटेबल था। ऐसी सूरत हाल में जब आप इकोनॉमिकली जो है अनस्टेबल हो, आप पॉलिटिकली जो है अनस्टेबल हो, आप जो है सेक्टेरियनिज्म में जो है इंगेज्ड हो, आपका मुल्क जो है दो ग्रोहों में तकसीम हो, लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो, आपकी आर्मी कमजोर पड़ जाए, तो जनाब आपका फॉल जो है इनएविटेबल है। आप इस जवाल से दूर फिर नहीं भाग सकते। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद रूट काजिस क्या है? तो एक, जब आप पिच जाते हैं 13-14 साल पहले 2011 तक, ठीक है, जब आप जाते हैं तो अरब स्प्रिंग आया, ठीक है, सिविल वार यहां से शुरू हुआ। अरब जितने भी कंट्रीज थी, ठीक है, मिडल ईस्ट की खास तौर पर, वहां पर लोगों ने अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ जो है आवाज उठाई कि अब हमें जमहूरियत चाहिए, अब हमें इससे निकलना है। और इसकी अपराइजिंग जो है ट्यूनिस से हुई थी, जब एक शख्स को, ठीक है, रेडी वाले को एक पुलिस ने जो है थप्पड़ मारा, फिर उसने खुद को जलाया। अब एक शख्स ने खुद को जलाया, लेकिन ये आग जो है पूरे मिडल ईस्ट में फैल गई थी। और फिर सारे कंट्रीज में जो है आवाज उठी थी कि हमने अपने अथॉरिटेरियन जो हुकूमतें थी, जितनी भी डायनेस्टीज थी, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। ट्यूनिस, इजिप्ट, लीबिया, और ये सारी चीजें वायलेंट जो है एक किस्म की इंसर्जेंसी शुरू हुई और सीरिया तक पहुंच गई। सो इट डिमांडेड फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, और फिर कहा कि अब हम डेमोक्रेसी चाहते हैं। यहां से ये कहानी शुरू हुई। ये ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ एक दिन में, 2 दिन में, या एक साल में वहां पर जो है ये चेंज आया। ये इन लोगों की 13 ईयर्स जो है, छोटे मोटे जो है, ये सिविल वार्स होते रहे, होते रहे, होते रहे। चाहे वो सेक्टेरियंस थी, चाहे वो लोगों की आवाजें थी, लेकिन उसको जबरदस्ती ऑप्रेसिव मेथड से दबाया गया सीरिया में। बशार असद ने इवन 2013 में कहा जाता है कि उसने कीमियाई मवाद जो है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया लोगों को चुप कराने के लिए, लोगों को कत्ल करने के लिए, लोगों को खत्म करने के लिए। अभी हालिया जो है, जो जेल से लोग छूटे इस सिविल वार में, इसके फॉल के बाद, तो उनकी कहानियां जब आप सुनते हैं तो वो कहते हैं कि 200-200 लोगों को ये एक ही कोठरी में बंद कर देते थे।
ठीक है। तो ये इसके जुल्म की एक दास्तान है। अच्छा, जरबशान ने पूछा है कि वाज ही बेक्ड बाय यूएस? नहीं, यूएस ने इसको बेक नहीं किया। ही वाज बेक्ड बाय रशिया एंड ईरान। वो आगे चलकर आपको बताता हूँ। अच्छा, तो ये कहानी है, लेकिन ये है कि ही वॉज नॉट सपोर्टेड बाय, बट ही वॉज नॉट स्ट्रांगली अपोज्ड बाय यूएस। ये भी है कि यूएस जो है, अगरचे इसने इसको सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन स्ट्रांगली इसको अपोज भी नहीं किया था। लेकिन इसके पीछे रूस खड़ा था, इसके पीछे ईरान खड़ा था। वो क्या कहानी है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन इसका जो है एक किस्म का रिजीम जो था इसका, वो ऑप्रेसिव था, डिक्टेटर था, अथॉरिटेरियन था। ये खुद को बहुत ही ज्यादा जो है एक एक आलेनाल समझता था। ठीक है, खुद को कानून से बढ़कर समझता था। तो ये एक तो एक वजह इसके जवाल में अरब स्प्रिंग ने अदा की। ठीक है। फिर हमारे पास है कि सेक्टेरियनिज्म एंड सोशल फ्रेगमेंटेशन आया, इसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। ये जो था एलेविट था। एलेविट जो है वो शिया एक माइनॉरिटी ग्रुप था, और दिस माइनॉरिटी ग्रुप रूल्ड सुन्नी मेजॉरिटी नेशन। ठीक है। अब आप सीरिया ले ले तो वहां पर शिया भी आबाद है, सुन्नी भी है, लेकिन सुन्नी मेजॉरिटी है, लेकिन हुकूमत इनकी थी। ठीक है। तो इसने जो है ये खुद भी अलविद था। ठीक। तो इस वजह से ईरान का जो झुकाव था या हेल्प था, ये भी इसको हासिल था। और वो जो है कहते ईरान वाले कि ये जो है हमारे जो इंटरेस्ट हैं इस रीजन में, ये इसको बेहतर तरीके से सर्व कर सकता है। ठीक है। इसी तरह चूंकि ये शिया था, इसने सुनी अपोजिशन को एज अ थ्रेट टू माइनॉरिटीज करार दिया, बजाय इसके कि इंक्लूसिव हुकूमत बनाए। आप शिया को भी इंक्लूड करें, आप ज्यूज को भी इंक्लूड करें, आप क्रिश्चियंस को भी इंक्लूड करें, आप सुन्नीस को भी इंक्लूड करें, आप कुर्द्स को भी इंक्लूड करें, जितने भी इथनिसिटीज थी, इंक्लूसिव गवर्नमेंट में आपने सबको लेकर चलना है। अब दुनिया तो क्या है, जितने भी ममालिक हैं तो मल्टी नेशनल है। कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुल्क में एक ही कौम या एक ही मजहब के या एक ही लैंग्वेज के या एक ही इलाके के लोग आबाद हो। अब तो बड़े बड़े स्टेट्स बन गए हैं। ठीक है। वहां पर तो आपने इंक्लूसिव हुकूमत, लेकिन बजाय इसके कि ये इंक्लूसिव हुकूमत बनाता, इसने सुन्नी अपोजिशन को दबाना शुरू कर दिया। ठीक है। उसमें रीजनल एक्टर्स सऊदी अरेबिया ने, ठीक है, और टर्की ने जो है, जाहिरी बात है, सुन्नियों को सपोर्ट करना था। और जो सुन्नी आवाजें वहां पर उठने लगी हुकूमत के खिलाफ, उसके पीछे जो है सऊदी अरेबिया और टर्की खड़े रहे। ठीक है। और शिया के पीछे जो है ईरान खड़ा रहा, और इसने फर्दर जो है इस सेक्टेरियन डिवाइड को मजीद बढ़ावा दिया। अच्छा, इकोनॉमिक फैक्टर्स, जाहिरी बात है, जब ये तो एक मजहबी डिवाइड हो गया, एक अरब स्प्रिंग हो, तीसरा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर ये है कि जब ड्राउट आया 2006 से लेकर 2010 तक, उसमें मिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड हुए, गुर्बत बढ़ी, और फिर करप्शन भी बढ़ा, साथ में मिसमैनेजमेंट भी आया इसके मुल्क में। तो इकोनॉमिकली जो है सीरिया वीक पड़ चुका था। अब जाहिर ही बात है, जब आप इकोनॉमिकली वीक हो तो फिर आवाजें उठेंगी आपके खिलाफ। ठीक। और आर्मी जो है वो वीक इकोनॉमी में आर्मी भी नहीं रह सकती, तो इसकी आर्मी जो है वो भी इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली जो है हुकूमत उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, और वो भी वीक पड़ गई। अच्छा, एक और वजह जो है फॉरेन इंटरवेंशन क्या है इसमें, कि इसको सपोर्ट हासिल था। जैसे कि एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या वाज ही बेक्ड बाय यूएस? नहीं, ही वॉज बेक्ड बाय रशिया, ही वॉज बेक्ड बाय ईरान। ठीक है। रशिया ने उसको 2011 में जब अपराइजिंग हुई, फिर 2013 में हुई, तो उसको जो सपोर्ट हासिल थी उस वक्त, इवन एयर स्ट्राइक्स जो है और मिलिट्री एड जो है वो रशिया से मिलता रहा, एंड दैट सिक्योर्ड असद सर्वाइवल इन अर्ली स्टेजेस। लेकिन 2024 में जब बात आती है तो रशिया सपोर्ट के लिए नहीं आ सका, क्योंकि रशिया
itself is engaged in यूक्रेन वॉर, वो तो यूक्रेन वॉर में इंगेज हैं, तो वो क्या, वो खुद हालत जंग में है, दूसरों की क्या मदद करेगा। इसी तरह ईरान जो है वो भी असद को सपोर्ट करता था, और उसको इवन मिलिट्री एड, पैसे वगैरह भी देता था, और इसको हर किस्म की सपोर्ट देता था। लेकिन जब पैलेस्टाइन और इजराइल वार शुरू हुआ पोस्ट अक्टूबर 2023, तो ईरान का भी जो है अब जंग शुरू हो चुका है इजराइल के साथ, और अब ईरान खुद इंगेज है इजराइल की लड़ाई में। तो उसका जो इंगेजमेंट था इन सीरिया, दैट आल्सो रिड्यूस्ड। ठीक है, और इसने भी जो है बशार अल असद की जवाल में जो है एक अहम किरदार अदा किया। अच्छा, एक और सपोर्ट इसको हासिल था, लेकिन वो सपोर्ट कुछ नेगेटिव टाइप है। सपोर्ट ऐसा है कि कंडेमनेशन तो आती रही, मलामती तो इस पर होती रही असद पर, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट एक्शन वेस्ट की तरफ से, जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, बाकी मगरबी ममालिक हो गए, उसने असद को टफ टाइम नहीं दिया था। ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है कि जब उसने केमिकल वेपन्स 2013 में यूज किए, तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई इंटरनेशनल लेवल पर नहीं हुई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है रोल ऑफ अक्टूबर 2023। ठीक है। रशिया को क्या, रशिया जो है यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है इसके जरिए, वो उसके अपने इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट में। तो मिडिल ईस्ट में जो है बशारुल असद रशिया के जो है इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से सर्व कर सकता था, इस वजह से जो है रशिया इसके साथ इंटरेस्टेड था। सही है। जैसे अमेरिका इंटरेस्टेड है इन इसराइल, वो इसराइल को हर तौर पर सपोर्ट भी देता है, बेक भी करता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो सब कुछ भी हो रहा है वो इसराइल के जरिए हो रहा है, लेकिन पीछे अमेरिका खड़ा है। ठीक है, तो यहां पर जब भी अमेरिका को कुछ भी चाहिए होता है, वो इसराइल को आगे कर देता है। इसी तरह रशिया जो है, ये एक फोर्स था कि आप रशिया इसराइल को दबा सकते थे। तो इसराइल को दबाने के लिए रशिया के पास और ईरान के पास यहां पर एक ताकत होनी चाहिए, और वो ताकत थी सीरिया। ठीक है। तो अब बशारुल असद जो है वो रशिया और क्या है, ईरान, उसका सपोर्ट इस वजह से इसको हासिल था। How it become possible for HTS to seize three cities in 4 days, which could not have been possible in 10? हाँ, ये यही तो बात है ना। अब आप खुद देख ले कि जब अमेरिका ने कहा कि मैं अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा हूं, तो आप लोगों ने देखा कि 1 महीने के अंदर अंदर पूरा अफगानिस्तान अमेरिका के हाथों से निकल गया, और 2-3 दिनों के अंदर अंदर जो तालिबान थे वो आ, उसने काबुल जो कैपिटल है उसका कंट्रोल संभाल लिया। ठीक है। तो जब आप कमजोर पड़ जाएं इंटरनली, ठीक है, और आपके पास आपकी आर्मी, उसकी आर्मी ने ही चेक पोस्ट छोड़ दिए, आर्मी ने ही रेजिस्ट करना छोड़ दिया। जैसे अफगानिस्तान में काबुल में जब कैपिटल में लोग दाखिल हुए, तो उसका जो सदर था वो भाग गया, और सदर ने कहा कि जनाब बस आप भी पीछे हट जाए, आर्मी को कहा। इसी तरह जैसे ही ये लोग कैपिटल में दाखिल हो गए, इसका जो सदर था बशारुल असद, ही फ्लेड सीरिया, वो तो सीरिया से भाग गया। ठीक है, तो फिर उसकी आर्मी ने भी जो है ऐलान कर दिया कि अब हुकूमत चेंज हो चुकी है। अब बशारुल असद का रूल जो है इज नो मोर, वो खत्म हो चुका है। तो यही बात होती है, जब आप इंटरनली वीक पड़ जाएं, तो आप एक दिन भी काफी है रिजीम चेंज के लिए। अच्छा जी।
इसके बाद क्या होता है कि 2023 के अक्टूबर के बाद इसने बड़ा रोल अदा किया असद की फॉल में, क्योंकि जब पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई, ठीक है, मिडिल ईस्ट का पॉलिटिक्स जो है उसमें सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज आया। और जैसे मैंने कहा कि रशिया जो है वो तो अपने जंग में बिजी हो गया, ईरान अपने जंग में बिजी हो गया, और जो बशार अल असद था जिसको ईरान और रशिया का सपोर्ट हासिल था, वो खत्म हो गया। ठीक है। इसी तरह एक और कोलैप्स जो इसके रिजीम को मिला वो है इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड मिलिट्री वीकनेस। जब आपकी मिलिट्री कमजोर पड़ जाती है तो आप फिर विथस्टैंड नहीं कर सकते अगेंस्ट फोर्सेस, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। ठीक है। इसी तरह रिबेल इंसर्जेंट्स ग्रुप की बात करें तो जब जितने भी रिबेल्स थे, जैसे जाहिद ने पूछा कि ये कैसे मुमकिन हुआ, तो मुमकिन ऐसे हुआ कि रिबेल ग्रुप्स जो है उसने असद के जितने भी वीकनेस थे, चाहे वो मिलिटरीली वीक हुआ चाहे वो इकोनॉमिकली वीक हुआ, जाहिरी बात है उसने इन तमाम वीकनेस को कैपिटलाइज किया। ठीक है, उससे फायदा उठाया, डबल फायदा उठाया, और असद का डिपार्चर हो गया। अब इससे इंसान सीख क्या सकता है, पाकिस्तान इससे सीख क्या सकता है? एक तो ये है कि जितने भी अथॉरिटेरियन स्टेट्स होते हैं दे आर फ्रेजिल, वो वीक होते हैं, उसमें फ्रेजिलिटी होती है। वो जो है आ, उसको जो है आप दड़ाम से हिलाकर जो है गिरा सकते हो। regimes reliant on oppression are vulnerable to internal dissent and external pressure। जैसे कि एक दीवार है, दीवार लगता तो मजबूत है, लेकिन एक दो दफा वार से ये गिर जाता है दड़ाम कर। लेकिन जिस मेटल को आप जितना भी मारो, वो जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो गिरता नहीं है। तो इसी तरह जब आप अथॉरिटेरियन एक ही दीवार से मत एक ही अपने आप को खुदा मान लेते हो तो फिर आपका जवाल जो है लाजिम है, इनविटेबल है। लेकिन अगर आप में डेमोक्रेसी है, आप में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप लोगों को दबाते नहीं हो, कत्ल नहीं करते हो, उनको भी सुनते हो, उनको भी हुकूमत में हिस्सा देते हो, उनको भी जो है शामिल करते हो, लेकर चलते हो, तो फिर आपकी हुकूमत को कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। इसी तरह इंपैक्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, तो रीजनल क्राइसिस जब भी आते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट में, अब होता तो ये है कि ये इसराइल और पैलेस्टाइन वार वार है, लेकिन अब इसराइल और ईरान ने भी एक दूसरे पर हमले कर लिए हैं। इसी तरह लबनान और इसराइल ने भी एक दूसरे पर हमले कर लिए हैं। सीरिया में जो है रिजीम चेंज हो गया, तो एक इवेंट जो है पूरे रीजन को अपने आग में लपेटे हुए हैं। तो इसके लिए हमेशा तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अथॉरिटेरियन स्टेट जो होता है, इसके लिए इतने बड़े इवेंट्स में कायम रहना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह सेक्टेरियनिज्म जो है ये बड़ा खतरनाक होता है, ये आपके मुल्क को डिवाइड करता है। सेक्टेरियनिज्म से बचना चाहिए और इंक्लूसिविटी लानी चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा सा केस स्टडी इसके साथ देख ले, तो इराक में फॉल हुआ सदाम हुसैन का, और लीबिया में फॉल हुआ म्यांमार कजाफी का। ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है, तरीकेकार क्या है? तो एक ये है कि रीबिल्डिंग द नेशन। अब जो हुआ वो हुआ वहां पर। अब ये है कि ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर लिया जाए और एक इंक्लूसिव गवर्नेंस लेकर आए, ताकि सीरिया में जो है अमन कायम रह सके। ठीक। इसी तरह इंटरनेशनल एंड रीजनल कोऑपरेशन जो है वो जरूर इन लोगों को मिलना चाहिए, ताकि ये लोग जो है पीछे ना जाए। क्योंकि वजह ये है कि सिविल वार जब होता है, इनकलाब जब आता है, तो इसका ये गारंटी नहीं है कि अब ये मुल्क जो है स्ट्रांग बनेगा, या ये मुल्क जो है अब क्राइसिस से निकलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्कि जब तक एक कौम इंक्लूसिविटी, डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, आइन, इन सारी चीज़ों को जो है
अहमियत नहीं देता, प्रमोट नहीं करता, इन वैल्यूज को अपनाता नहीं, वो इसी जवाल का शिकार फिर होते रहते हैं। सो द ट्रू टेस्ट ऑफ अ नेशन इज इट्स एबिलिटी टू राइज फ्रॉम द एशेज ऑफ डिस्ट्रक्शन स्ट्रोंगर एंड यूनाइटेड। अगर ये लोग अब यूनाइट होते हैं तो सीरिया में अब अमन आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा अब पाकिस्तान को लेकर डिस्कस करता हूं 2-3 मिनट। वो ये है कि पाकिस्तान जो है, इसको भी अगर जवाल से बचना है तो अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाए। ऑलरेडी स्ट्रांग है तो इसको वीक करने की कोशिश ना की जाए। ठीक है, क्योंकि जिधर आर्मी वीक होती है उधर ऐसा ही आता है। अफगानिस्तान में हुआ, उसके 3 लाख आर्मी ने 20,000 तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। ठीक है, क्योंकि आर्मी वालों को पता था कि हमारी तनख्वाहें 6 महीने से बंद है, और अगर हम इस मुल्क की खातिर जान भी दे रहे तो हमारी फैमिली को सपोर्ट करने वाले कोई है भी नहीं। ठीक है, तो जो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ एक किस्म का प्रोपेगेंडा, कुछ सच्चाई भी है कुछ झूठ भी है, किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि आर्मी कमजोर हो। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान में ये आवाजें उठती है कि इनका रोल इन पॉलिटिक्स जो है थोड़ा सा लिमिटेड हो जाए, अगरचे खत्म ना भी हो लेकिन लिमिटेड हो जाए। ठीक है, एक तो आर्मी का स्ट्रांग होना लाजमी है, दूसरा ये है कि हुकूमत को जो है ऑप्रेसिव मेथड्स यूज नहीं करने चाहिए। बशारुल असद उसका एक बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि जो हुकूमत ऑप्रेसिव मेथड्स यूज करती हैं डिसेंट को दबाने के लिए, आवाज़ों को दबाने के लिए, अपोजिशन को दबाने के लिए, तो साल 2 साल 10 साल 13 साल बाद उसका जो आउटकम है वो बड़ा खतरनाक निकल के आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ लड़े, लड़ाई झगड़े करें, हमें फोकस करना चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर, रूल ऑफ लॉ पर, जस्टिस पर, इसी तरह जो है अपनी इकोनॉमी पर। आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो मसाइल नहीं होंगे, और अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं है तो जाहिरी बात है फिर मसाइल ही मसाइल होंगे, और उसका रिजल्ट सिविल वार भी हो सकता है, सिविल डिसोबीडियंस भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह जो है फिर रिजीम चेंज भी हो सकता है, लोग भी मारे जा सकते हैं, और इसी तरह हुकूमतों का तख्ता भी उल्टाया जा सकता है। तो कई ज्यादा जो है इसमें हमारे लिए भी लेसन्स मौजूद हैं। अच्छा, अभी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। हाउ डू यू सी द कीपिंग द ऑनगोइंग। ये एक तो ये है, जैसे मैंने कहा कि जो चेंज आया, रिजीम चेंज आया, वहां पर रिजीम चेंज किन के हाथों में आया? अलकायदा के हाथों में आया ना, दाइश के हाथों में आया। तो वहां से जो है उम्मीद जाहिर नहीं की जा सकती, एक बात याद रखे। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, अमेरिका निकल गया, तो लोग कह रहे थे कि ये लोग अच्छे बनेंगे इस दफा, लेकिन वहां पर तालीम नहीं है औरतों के लिए, वहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और वो जो है मजीद क्राइसिस में चले गए, इवन इंटरनेशनल रिकग्निशन तक इनको हासिल नहीं है। अगर ये लोग भी एक अथॉरिटेरियनिज्म से निकल कर दूसरे अथॉरिटेरियनिज्म के पास जाते हैं तो फिर हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ चेहरे बदल गए, रूल वही होगा। अच्छा जी।